मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है। कभी कभी कोई इंसान चला तो जाता है, लेकिन उसकी बातें, उसका विचार पीछे एक आग छोड़ जाती है। राजीव दीक्षित एक ऐसे ही इंसान थे जिनकी आवाज आज भी सोए हुए भारतीयों को जगाने की ताकत रखती है। और ये वीडियो उसी सच्चे देशभक्त की आवाज को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। और आज उनकी वही आवाज फिर से गूंजेगी हमारे दिलों में। तो आइए सुनते हैं उस आवाज को जो सत्ता से नहीं, सच्चाई से निकली थी। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। एक इंसान जिसने अपने देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने पद, पैसा, प्रचार, किसी चीज की परवाह नहीं की, जिसकी आवाज में देश का दर्द था। राजीव दीक्षित एक चेतावनी थे, एक आंदोलन थे जो भारत को भारतीयता के साथ खड़ा करना चाहते थे। आपको मालूम है, डॉक्टर कलाम की पूरी शिक्षा तमिल में हुई है। बहुत वर्षों के बाद उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है काम चलाने के लिए। बचपन से उनकी पूरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में हुई है। वो तमिल अच्छी जानते हैं, मलयालम अच्छी जानते हैं और हिंदुस्तान में आज वो सबसे ऊंची श्रेणी के वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला। दुनिया के ऐसे तमाम वैज्ञानिकों के मैं उदाहरण दे सकता हूं। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन सारा का सारा काम अपनी मातृभाषा में करता था, जर्मन में, और इसलिए इतना बड़ा बना। फ्रांस में एक वैज्ञानिक था मैक्स प्लैंक, जिसकी थ्योरीज हमारे जैसे इंजीनियर्स को पढ़ाई जाती थी जब हम पढ़ते थे। मैक्स प्लैंक की पूरी शिक्षा फ्रेंच भाषा में हुई थी। तो हम लोग जो अपने मन में गलतफहमी पाल कर बैठे हैं कि हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, मैं आपको इसके उल्टी बात कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला। आज हम अपने ही देश में अंग्रेजी को ज्ञान का पैमाना मान बैठे हैं और उसी भाषा में पढ़ने को सफलता मानते हैं जो हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाने के लिए थोपी गई थी। राजीव दीक्षित बार बार चेताते थे कि ये मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था हमें सोचने वाला नहीं बना रही, बल्कि बस नकल करने वाला बना रही है। उन्होंने डॉक्टर कलाम से लेकर आइंस्टाइन तक का उदाहरण दिया ताकि हम समझें कि असली शिक्षा मातृभाषा में ही होती है। पेप्सी, कोका कोला 2 अमेरिकन कंपनियां हैं, मार्केट में बोतल बेचती है सॉफ्ट ड्रिंक की। एक बोतल 10-12 रुपए की वो बेचते हैं। अगर आप उनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ना तो हजारों प्रतिशत में है। एक साल में वो 700 करोड़ बोतल बेच लेते हैं। कैसे? तेंदुलकर उनके लिए विज्ञापन करता है, आमिर खान उनके लिए विज्ञापन करता है, शाहरुख खान उनके लिए विज्ञापन करता है, सलमान खान उनके लिए। और हमारे देश के मूर्ख लोगों ने नाचने गाने वालों को हीरो बना रखा है। इस देश के बच्चों को पूछो तुम्हारा हीरो कौन, कहते हो सन्नी देओल, आमिर खान, सलमान खान। किसी का हीरो अब भगत सिंह नहीं है, हीरोइन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ऐश्वर्या रॉय है। अब ये नाचने गाने वालों को पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपको तो मालूम है सलमान खान पैसे के लिए शर्ट उतार के डांस करता है। राजीव दीक्षित बार बार कहते थे, जो समाज अपने आदर्श भूल जाता है वो गुलामी की ओर बढ़ता है, चाहे उसे जंजीर दिखे या ना दिखे। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था भारत के लोगों को जगाना और उन्हें फिर से उनके वीरों से मिलाना। राजीव दीक्षित की आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक आग्रह था जो कह रहा हो, इस देश की आत्मा को बचा लो, अपने अतीत को पहचानो कि हम कैसी सभ्यता हैं। पुर्तगालियों ने हमारी आर्थिक संपत्ति को लूटा, उसके बाद इस देश में फ्रांसीसी घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। फिर उसके बाद इस देश में डच लोग घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। उसके बाद इस देश में अमेरिकन और अमेरिकनों की मदद से ब्रिटिशर्स घुसे, उन्होंने हमारे देश को लूटने की कोशिश की। 1498 के पहले भी यह देश लूटा और मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा लूटा गया। 10वीं 11वीं शताब्दी के दौर में महमूद गजनवी जैसे लोग आए, उसके पहले मोहम्मद गौरी जैसे लोग आए और वो लोग भी इस देश को लूटते रहे और यहां की संपत्ति ले जाते रहे। तो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी से इस देश की लूट के इतिहास का एक सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ लूट है और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के विनाश की बात है।
राजीव दीक्षित का कहना था, जब जब हमने अपने इतिहास को भुलाया तब तब किसी न किसी ने हमें आके लूटा। लेकिन इन सब ने पहले क्या किया, इन्होंने हमें आपस में लड़वाया, हमारी एकता को तोड़ा और हमारे इतिहास को मिटाया। जब तक हम संगठित थे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही हमने अपने इतिहास और संगठनों को भूलना शुरू किया, हम वैसे ही गुलाम बनते चले गए। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, और मेरा जवाब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव लड़के पार्लियामेंट में पहुंच भी जाऊं तो ये पार्लियामेंट मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम मेरा नहीं है, स्वदेशी नहीं, ये विदेशी तंत्र है। और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे यहाँ पता है क्या होता है? क्या होता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मोटर गाड़ी की तरह है। आप ड्राइवर बदलते जाते हो लेकिन कार वही चलती जाती है। एक ड्राइवर बदला, दूसरा आया, दूसरा बदला, तीसरा आया, तीसरा बदला, चौथा चला आया, चौथा बदला, पांचवा आया। लेकिन आप दुर्भाग्य से वो कार नहीं बदल रहे हो, ड्राइवर बदल रहे हो। तो कार को जो करना है वो करने वाली। राजीव दीक्षित जी कहते थे, अगर गाड़ी ही गलत दिशा में जा रही हो तो ड्राइवर बदलने से क्या होगा। राजीव दीक्षित उस सिस्टम को बदलना चाहते थे जो अंग्रेजों के द्वारा छोड़ा गया था। तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें, सुगठित रहें। कभी भी हमारे आपस की दीवारें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं। जैसे हमारे राजाओं ने गलती की, वो गलती हम भविष्य में ना करें, तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा। इसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है। अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है, थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है। संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है, लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे। 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए। वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाना ही पड़ा। राजीव दीक्षित बार बार कहते थे कि यदि भारत संगठित हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे हरा नहीं सकती है, संगठन नहीं सकती है, और यही भारत की सबसे बड़ी जरूरत भी। राजीव दीक्षित का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर गांव, हर परिवार एकजुट होकर खड़ा हो। उनके विचार किसी नेता के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उस सोच के खिलाफ थे जो हमें गुलाम बनाने के लिए छोड़ी गई। वो कोई नेता नहीं थे, बल्कि भारत माता के वो सच्चे पुत्र थे जो भारत को फिर से महाशक्ति बनते देखना चाहते थे। सोचिए, एक इंसान जिसके पास आराम की जिंदगी थी, करियर था, लेकिन फिर भी उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि भारत की आत्मा को बचाना था। राजीव दीक्षित एक नाम नहीं, एक विचार है जो हमें सिखाती है कि असली देशभक्ति कुर्सियों से नहीं बल्कि कुर्बानियों से पैदा होती है। ऐसा जुनून, ऐसी सोच आज के दौर में बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सच में राजीव दीक्षित जी जैसे व्यक्ति सदी में एक बार ही पैदा होते हैं। अगर आप सच में राजीव दीक्षित को मानते हैं तो उनके विचारों को अपनाएं और विदेशी चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें अपने जीवन में। और सबसे जरूरी बात, देश के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन यही उनकी श्रद्धांजलि होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को राजीव दीक्षित के फैन तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।